शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसा होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है ये बाई लोब्ड ग्लैंड होता है, जिसमें दोनों लोब एक दूसरे से एक नैरो ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिस नैरो ब्रिज को हम बोलते हैं इस्थेमस। तो इसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। और ये कैसा अपीयर होता है ग्लैंड? एच शेप का अपीयर होता है। ठीक है, अब ये तो हम समझ गए कि ये बाई लोब्ड है, इस्थेमस क्या है, एस शेप क्या है, और पिंक कलर का ये ग्लैंड होता है। पर ये होता कहाँ है? ये सबसे पहले जस्ट स्टार्ट टू फीड, ये लोअर पार्ट ऑफ नेक में होता है, वेंट्रल साइड ऑफ ट्रेकिया पे होता है, लोअर एंड बिहाइंड द लैरिंग्स होता है, एंड ट्रेकिया एंड लैरिंग्स के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों मतलब चारों इसकी लोकेशन डिफाइन करती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमने उठाया थायराइड ग्लैंड का एक सेक्शन। तो उसमें क्या होगा, फॉलिक्यूलर सेल्स जो होती हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये जो सिंपल लाइनिंग दिख रही है ना, लाइनिंग, ये लाइनिंग ही फॉलिक्यूलर सेल्स होती है। तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं इनको थायराइड फॉलिकल कहते हैं, और ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की है। तो ये जो सिंपल हमको लाइनिंग ही समझ में आ रही है ना, तो ये लाइनिंग ही फॉलिक्यूलर सेल्स है जो एक्चुअली में थायराइड फॉलिकल है। देखो ये भी एक फॉलिक्यूलर सेल है, इसके बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलॉइड। इसके बीच के स्पेस को कोलॉइड कहते हैं, जहाँ पे स्टोर होता है थायरोग्लोबुलिन, जो प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है T3 एंड T4 हार्मोन के। तो इससे हमको समझ में आता है कि जो फॉलिकुलर सेल होती है ये सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करती है T3 एंड T4 हार्मोन। अब इस फॉलिकुलर सेल से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो ऑब्वियसली इसके यहाँ नीचे की तरफ कौन सी मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी? इसके नीचे की तरफ यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो देखने को मिलती है। अब ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं इनके बीच में ये जो स्पेसेस, ये जो सेल्स प्रेजेंट है, इनको कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स या सी सेल। तो ये जो सेल्स है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स या सी सेल्स होती हैं जो इसके बीच में प्रेजेंट होती हैं। और अगर इन पैराफॉलिकुलर सेल की बात करें तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, और इनका ओरिजिन की बात करें तो ये अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडीज़ होती हैं जो 5th ब्रैंकियल पाउच से ओरिजिनेट करती है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है फॉलिकुलर सेल्स की, इनके नियर ही हमेशा ये प्रेजेंट होती है, हमेशा उनके नियर ये प्रेजेंट देखने को मिलेगी। और एक चीज़ तो क्लियर है ही सही कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होगी, क्योंकि हार्मोन हम रिलीज़ करेंगे तो वेस्कुलराइजेशन तो होना चाहिए। और ये जो स्पेस फाइनली प्रेजेंट है, ये सारा का सारा स्पेस, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। जो किसका बना हुआ है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो T3 एंड T4 हार्मोन है ये सिंथेसाइज एंड सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे T3 एंड T4 हार्मोन की। तो अब T3 एंड T4 हार्मोन को कौन सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करता है? तो जो अभी हमने देखी थी ना फॉलिक्यूलर सेल्स, तो जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती है या इनको हमने क्या नाम दिया था? थायराइड फॉलिकल। यही T3 एंड T4 को सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करती है। So T3 and T4 hormone are synthesized and secreted by thyroid follicular cells। और वो भी थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में क्या थी? ये जो लाइनिंग थी इसकी, ये लाइनिंग थी ना, ये लाइनिंग ही तो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होती है जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। ये T3 और T4 को सिक्रीट करेगी। तो ये कैसे करती है फॉलिकुलर सेल्स? ठीक है, ये थायराइड फॉलिकुलर सेल्स कर रही है। अंदर तो जो है ये तो फॉलिकुलर स्पेस है जिसको हम कोलॉइड बोलते हैं, जो थायरोग्लोबुलिन स्टोर करता है। ठीक है, और ये पूरा थायराइड फॉलिकुलर कहलाता है। तो ये पूरा क्या है? थायराइड फॉलिकुलर। इस थायराइड फॉलिकुलर में जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स कह लो आप, या फिर फॉलिकुलर सेल्स सिंपली कह दो, ये लाइनिंग जो होती है ये सिक्रीट कर रही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले हमारा इसको हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो हमको पता ही है कि जो थायरोनिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाता है, जो TSH रिलीज़ करता है। फिर ये TSH जो होता है ब्लड से फ्लो करता हुआ अपने टारगेट ऑर्गन थायराइड ग्लैंड के पास में जाता है।
एंड ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करता है T4, दैट यू कैन सी हियर कि ये जो होगा ये सिंथेसाइज करेगा T3 एंड T4 को। तो अब T3 एंड T4 को एक्चुअली में कौन सिंथेसाइज कर रहा है ये हमको क्लियर हो गया था कि थायराइड फॉलिकल के अंदर भी जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होती है वो एक्चुअली में कर रही है। तो अब मैं प्रोसेस लिखने जाऊँगी। सबसे पहले होता है आयोडीन ट्रैपिंग, क्योंकि आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी होती है तो गॉइटर हो जाता है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई बीमारी आ जाती है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रही है आयोडीन ट्रैपिंग। इसके अंदर क्या हुआ कि जो आयोडीन होता है ये ब्लड में ट्रैवल करता है, फिर ये फॉलिकुलर सेल्स में एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है जो होता है सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। इस सिम्पोर्टर से क्या होगा कि अब आयोडीन जो होगा वो फॉलिकुलर सेल्स में आ गया। तो आयोडीन ट्रैपिंग होगी, ट्रैवल्स इन ब्लड, देन सोडियम आयोडीन माइनस सिम्पोर्टर इन द फॉलिकुलर सेल्स विच ब्रिंग्स आयोडीन फ्रॉम ब्लड टू द सेल्स। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर होगा, तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप हमको इसमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का ऑक्सीडेशन, 1 सेकेंड। अब जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होता है, एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। जो एपिकल मेम्ब्रेन होती है फॉलिकुलर सेल्स की, वहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है थायराइड परऑक्सीडेज, ठीक है, इसको TPO कहते हैं, थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये थायराइड परऑक्सीडेज क्या करता है कि ये जो आयोडीन देखो Na+I- सिम्पोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट था, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आयोडीन था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और कौन ऑक्सीडाइज करता है इसको, एंजाइम परऑक्सीडेज। जो एंजाइम परऑक्सीडेज है ये इसको क्या कर रहा है, सॉरी एंजाइम थायराइड परऑक्सीडेज जो है ये I- को ऑक्सीडाइज कर रहा है और वो I2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये मूव करेगा फॉलिक्यूलर स्पेस की तरफ, क्योंकि I- रिएक्टिव नहीं था, रिएक्टिव कौन होता है I2, ठीक है। अब ये आ चुका है आगे। अब थायरोग्लोब्यूलिन सिंथेसिस थर्ड स्टेप है। इसमें क्या होगा कि जो ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज बाय RER और फॉलिकुलर सेल है ये सिक्रीट करता है फॉलिकुलर स्पेस में। तो फॉलिकुलर सेल की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और फिर इस ग्लाइकोप्रोटीन को कहाँ पे सिक्रीट कर देता है, फॉलिकुलर स्पेस। अब पहले बता देता कि जो थायरोग्लोब्यूलिन होता है ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है T3 एंड T4 के लिए। जो थायरोग्लोब्यूलिन होता है इसमें 123 टायरोसिन की यूनिट्स प्रेजेंट होती है। तो टायरोसिन जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो और थायरोग्लोब्यूलिन के और क्या यूज़ होते हैं कि ये ट्यूमर टेस्ट में काम आता है। अगर थायराइड कैंसर है आपको और उसका ट्यूमर टेस्ट करना है तो थायरोग्लोब्यूलिन देखा जाता है। फिर एक हाशिमोटो थायराइडिटिस होता है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, वो भी थायरोग्लोब्यूलिन ही उसके डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करता है। अब फोर्थ स्टेप है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। आयोडीन अटैच टू द, अब ये आयोडीन रिएक्टिव हो गया था, थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर 123 टायरोसिन की यूनिट थी, तो आयोडीन थायरोग्लोब्यूलिन की टायरोसिन यूनिट से जाके अटैच हो जाता है और आयोडीनेशन होता है और अब रिएक्शन होती है जिसके बाद बन जाता है MIT एंड DIT। MIT क्या होता है, मोनो आयोडो टायरोसिन, ये है डाई आयोडो टायरोसिन। तो अब देखो क्या होगा कि ये है टायरोसिन, ये आयोडीन से जुड़ा तो इसने MIT बना दिया, और अगर टायरोसिन से आयोडीन की 2 सब यूनिट जुड़ती है तो ये डाई आयोडो टायरोसिन बना देता है। तो ये तो T3 T4 नहीं बने, तो अब देखना T3 T4 कैसे बनते हैं। और यहाँ एक और दे रखा है कि अगर मान लो MIT से डायरेक्टली एक और आयोडीन आके जुड़ जाता है तो DIT बन जाएगा। अब होगी कपलिंग रिएक्शंस जिसके बाद बनने वाला है वो। दस आयोडीनेटेड टायरोसिन को आप क्लीव करेंगे। अगर MIT और DIT जुड़ते हैं तो T3 बन गया, जिसके अंदर 3 आयोडीन के एटम होंगे, दिख रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी टायरोसिन का एक एटम है, इसके अंदर भी टायरोसिन का एक ही एटम है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसे कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसके अंदर 3/5 और 3 पोजीशन पे आयोडो प्रेजेंट होता है। फिर 2 डाई आयोडोटायरोसिन और 2 आयोडोटायरोसिन जोड़ेंगे तो T4 बनता है, विच इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इसकी 3'5 टेट्रा आयोडोथायरोनिन को होता है। इन दोनों के अंदर बाय प्रोडक्ट जो होता है वो एलेनिन रिलीज होता है। इसको T3 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 आयोडीन के एटम होते हैं। इसको T4 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 आयोडीन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो T3 एंड T4 दोनों के अंदर 2 ही टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि MIT इसके अंदर भी एक है, 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 दोनों के अंदर एक है, पर इसके अंदर 3 आयोडीन के एटम होते हैं, इसमें 4 आयोडीन के एटम होते हैं। मान लो दोनों में आयोडीन के एटम सेम होते हैं लेकिन टायरोसिन डिफरेंट होते हैं, तो इनका नाम जो था वो टायरोसिन के बेसिस पे रखा जाता है, लेकिन यहाँ नाम आयोडीन के बेसिस पे रखा गया है। अब ये जो T4 होता
होता है, ये जनरली बॉडी में स्टोर किया जाता है, उसका डीआयोडीनेज करके एक्टिव T3 प्रोड्यूस होता है। T4 को सिंपल थायरॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है, थायरॉक्सिन। और एडवर्ड कैलर कैंडल ने सबसे पहले T4 आइसोलेट किया था 19